हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपके राजेंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और हमारे परीक्षा के लिहाज से जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसरो के जो चेयरमैन अभी बनाए गए हैं वो सोमनाथ जी हैं। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी हैं। उसके बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो अजय कुमार सूद जी हैं। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, जिसकी स्थापना 1911 में हुई, के जो अभी महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं ये कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार बहल जी को नियुक्त किया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो उसके जो आयुक्त हैं वो कौन है? सुरेश पटेल जी हैं। उसके बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जिसको हम श्याम के नाम से भी जानते हैं, उसके जो नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? विनोद अग्रवाल जी हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF का उद्घाटन किया है? तो ये आपके बेंगलुरु शहर में स्टार्ट किया गया है। इससे संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन पॉइंट बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा की गई है बेंगलुरु शहर में। इसका निर्माण 4500 वर्ग मीटर में किया गया है। इसमें भारतीय रॉकेट्स के लिए क्रायोजेनिक CE-20 और सेमी क्रायोजेनिक SE-2000 इंजन के उत्पादन के लिए 70 से अधिक उच्च तकनीक वाले उपकरण और प्रशिक्षण की सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। मार्च 2023 तक मॉड्यूल का उत्पादन शुरू करने के लिए उम्मीद की गई है। हाल के यूरो स्पेस डिवीजन ने इस सुविधा के लिए स्थापना के लिए 2013 में इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन किया और उस पर हस्ताक्षर भी किया गया था। और वर्ष 2016 में इसे अद्यतन किया गया। और इस सुविधा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए एक छत के नीचे संपूर्ण रॉकेट इंजन के निर्माण को पूरा करने के लिए सहायक होगी। यह हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। ये आपके लिए जो और महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 25 सितंबर से 27 सितंबर 2022 तक रोष हर्षनाह त्यौहार मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म से या इस त्यौहार से संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो 25 से 27 सितंबर 2022 को रोष हर्षनाह जो त्यौहार है वो मनाया गया। उसके रोष हर्षनाह त्यौहार जो है यहूदियों का एक विशेष त्यौहार है जो यहूदी नव वर्ष के रूप में इसको अपना प्रतीक मानते हैं। गौरतलब है कि यहूदियों द्वारा त्यौहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाय ये यहूदी या हिब्रू कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। और रोष हर्षनाह जो शाब्दिक अर्थ होता है वर्ष का प्रमुख यानी हेड ऑफ द ईयर,
इस त्यौहार का मतलब है कि वर्ष का जो प्रमुख है वही इस त्यौहार का मतलब है। यह ब्रह्मांड के जन्म और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार यहूदी धर्म में रोश हर्षना जो के दौरान यहूदी लोग पारंपरिक रूप से एक दूसरे को साना तोआ या लसना तोआ कहकर एक नए साल की बधाई एक दूसरे को देते हैं यहूदी धर्म में। इस अवसर पर यहूदी लोग अक्सर पूजा स्थल भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। रोश हर्षना की परंपराओं में एक शोफर म्यूजिक है नामक एक बड़ा हार्न बजाया जाता है। बता दें कि शोफर दुनिया के सबसे पुराने विंड इंस्ट्रूमेंट में से एक है। इस उत्सव पर विशेष भोजन का आयोजन भी यहूदी धर्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये आपके सोएला बेबरमैन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। कौन सा पुरस्कार? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार इन्हीं के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये जो जिस राज्य को दिया गया है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हम और कुछ देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी क्या है इसकी? जयपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, ये आपके मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है और ये आपके राज्यपाल। वहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। विधानमंडल में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। और यहाँ का विधानमंडल का जो स्वरूप है वो एक सदनीय व्यवस्था वाला स्वरूप है, यानी कि केवल यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। संसदीय क्षेत्र में कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पे? तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। और साक्षरता कितनी है? तो 77.3% यहाँ की साक्षरता है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो किन किन सीमाओं से, कौन कौन से राज्य उससे अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपका उड़ीसा राज्य से वो अपनी सीमा साझा करता है और उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपनी सीमाएं साझा करता है। तो कुल इसमें 6 राज्य हैं जिससे वो अपनी सीमाएं साझा करता है। सत्ताईस सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। 27 सितंबर 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपकी जो गायिका आशा पारेख जी हैं उनको ये पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है। इससे पहले वाला जो 51वां था, 51 वाला जो था वो किसको दिया गया था? तो आपके जो अभिनेता रजनीकांत जी को ये दिया गया था जो दक्षिण भारत से संबंधित हैं। इस पुरस्कार की उत्पत्ति और जो पॉइंट हमारे परीक्षा के लिहाज से बन सकते हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यह सिनेमा के क्षेत्र में देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। यह विजेताओं को भारतीय सिनेमा में विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है या उनको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस 1 साल
और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें शामिल किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। गौरतलब है कि इस पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? तो नीला कुरुंजी जो है इस पुष्प का नाम है। इस पुष्प से संबंधित हमारे परीक्षा में और कौन से पॉइंट बन सकते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यह है आपका नीला कुरुंजी जो पुष्प है उसकी एक तस्वीर है। तो हाल ही में पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के नील कुरुंजी फूल खिले हुए हैं। नील कुरुंजी का फूल जो है वो 12 सालों में एक बार खिलता है, यानी कि 12 साल में यह एक बार खिलता है। और आखिरी बार ये कब खिला था? तो 2006 में खिला था। इसके 2018 में खिलने की उम्मीद थी लेकिन नहीं खिला। कारण क्या था कि उस साल नील कुरुंजियाँ नहीं खिली। कारण क्या था? पर्यावरणविद हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि फूलों के खिलने में देरी का कारण क्या है। जो आप देख रहे हैं पर्यावरण में चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में चेंज हो रहा है, यही सब कारण पर्यावरणविद लोग बताए हैं। इसका कुल जीवन काल जो होता है लगभग 3 महीने तक इसका जीवन काल होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है स्ट्रोबिलिथेंस कुथियानस है और पश्चिमी घाट के 16 वनों के लिए स्थानिक यह पौधा अर्केथेसिस और जीनस स्ट्राबेलिथिनस से संबंधित है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जो आमतौर पर 13 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? ये आपके केरल राज्य में है। और नील कुरुंजी फूलों के खिलने के लिए यह एक विशेष भूमिका काम करता है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके केरल राज्य में है। नीलगिरी पर्वत का नाम नील कुरुंजी फूलों के से ही पड़ा है। नीलगिरी का अर्थात है कि नीला पहाड़। जो नीलगिरी पर्वत है दक्षिण भारत का वो इसी फूलों के नाम पर उसका नाम पड़ा है नीलगिरी पर्वत। मलयालम भाषा में नील कुरुंजी शब्द का अर्थ है कि नीला फूल होता है। ऐसा माना जाता है कि नील कुरुंजी जो नाम की कुंडी नदी जो है उससे प्रेरित है और तमिलनाडु की पालियान जनजाति जो है द्वारा उम्र की गणना के लिए नील कुरुंजी फूलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। नील कुरुंजी फूलों से एकत्र किए गए जो शहद होते हैं को स्वाद और पोषण में सर्वोच्च माना जाता है। दुनिया में लगभग जो 250 प्रजातियां नील कुरुंजी की है उनमें से 46 प्रजातियां जो हैं वो अपने भारत में भी पाई जाती हैं। ये आपके परीक्षा के लिहाज से जो इससे संबंधित और पॉइंट हो सकते थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये ऐसा करने वाला जो राज्य है वो आपका पूर्वोत्तर का राज्य असम है। चूँकि वहाँ एक सिंग गैंडे वाले जो होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है या उसी के लिए वो फेमस है। तो असम राज्य के बारे में जो हमारे परीक्षा के लिहाज से और महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो राज्य का दर्जा जो असम को दिया गया था वो कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? राजधानी दिसपुर है। जिलों की कितनी संख्या है? तो 35 जिले हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीर ये है आपके और राज्यपाल की तस्वीर ये है। विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 126 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में जो सीटें वहाँ के लिए आवंटित की गई हैं तो राज्यसभा के लिए 60 सीटें आवंटित की गई हैं और लोकसभा के लिए आपको 14 सीटें असम राज्य के लिए आवंटित की गई हैं। असम राज्य में और हमारे परीक्षा के लिहाज से
क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यही एक सींग वाले जो गैंडे हैं। इसके लिए यह फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ हैं, आपके असम राज्य में है। और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। उसके बाद नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से आती है, मानस नदी है, सुबनसिरी है और सोनोई नदी वहाँ पे प्रवाहित होती हैं। भाषाएं वहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो असमिया, बंगाली, बोडो और कार्बी भाषा वहाँ पे बोलचाल में की जाती हैं। उसके बाद राजकीय पशुओं का क्या है उसका, तो एक सींग वाला जो गैंडा है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यही है उसका राजकीय पशु। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है, तो व्हाइट विंग्ड वुड डक जो है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये असम राज्य का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है, तो एक सींग वाला गैंडा वहाँ का राजकीय पशु है। उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं जो आपके असम राज्य से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें मुख्यतः मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल जो आपके राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। और साथ ही साथ दो देश जो हैं ये भी असम राज्य से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। वो देश जो दो हैं वो आपका भूटान और प्लस बांग्लादेश जो है, वो अपनी सीमाएं साझा किससे करते हैं, तो असम राज्य से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। 7 राज्य और उसके बाद 2 देश जो हैं वो अपनी सीमाएं साझा करते हैं असम राज्य से। आप फिगर में भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सरदार भगत सिंह की जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। सरदार भगत सिंह से और हमारे परीक्षा में, क्योंकि अभी ये न्यूज में है तो इनकी जयंती मनाई गई है, तो संभावना ये रहती है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उनका जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत लायलपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसके प्रमुख जो नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जी थे। ये इस संगठन या एसोसिएशन से जुड़े थे। उसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला थे। सॉरी, ये पॉइंट रिपीटेड हो चुका है। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स थे, उनकी हत्या भगत सिंह और राजगुरु द्वारा की गई थी। तो इन्हीं की हत्या के आरोप में उनको, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। ऑपरेशन मेघचक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। इसका संचालन राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है यानी NIA के द्वारा कर रही है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ऑपरेशन मेघचक्र जो है वो CBI के द्वारा चलाया गया। 20 राज्यों और प्लस 1 केंद्र शासित यानी कि 1 UT में CBI के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें
या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित साझा करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है जो 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया, लेकिन इसका संचालन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के द्वारा ना करके बल्कि इसकी जो ऑपरेशन चलाया गया वो किसके द्वारा चलाया गया, वो आपके CBI के द्वारा चलाया गया। तो इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है उसका चुनाव करना है। तो पहला कथन सही है, यही इसका सही विकल्प है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।